हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द अकेडपेरा। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल 2 + 2 4 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे ज़रूरी नहीं है कि उसका नॉर्मल एडिशन में सम कुछ ऐसा है। तो हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं आज ही की वीडियो में। और ये शायद ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जो कि कंसिक्वेंटली आएगी, तो देख लेना। वैसे हाँ, सॉरी वेंसडे को वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया था, अपोलॉजी है। तो कुछ सरप्राइज वीडियो भी ज़रूर आएगी बीच में। और इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में है, फैक्ट्स है जो तुम्हारे जेई के एग्जाम में ज़रूर काम आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। और हमारा पहला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। resolution of a vector। ये क्या है भाई, ये किस बला का नाम आ गया? सब समझेंगे, सब समझ आएगा। एक वेक्टर है, ठीक है, एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब हो गया उसको रिजॉल्व करना, यानी कि उसको बांट देना। कैसे? हम लोग वेक्टर एडिशन एक चीज बता देते हैं, 2D में ही करेंगे। 3D वाला बहुत हार्ड है, तो अभी 3D वाला नहीं करेंगे 11 में। मैथ्स का पता नहीं, फिजिक्स में तो नहीं हो रहा है। तो वेक्टर एडिशन 2D में होगा। हाँ, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर जितने को ऐड करने बोले, लेकिन वो 3D में नहीं 2D में होगा, दो ही एक्सिस। सो दो एक्सिस है, तो एक वेक्टर को रिजॉल्व करना यानी उसका एक्स कंपोनेंट बताना क्या है और वाई कंपोनेंट बताना कि वो क्या है, उसी को कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व कर देना। तो अब हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग बता सकते हैं कि एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करें, है ना सवाल। देखो, सबसे पहले तो एक वेक्टर बना लो या एक ग्राफ बना लो, ठीक है, और उसके ओरिजिन से एक वेक्टर को निकालो। अब तुम बोलोगे भाई जरूरी थोड़ी ना कि हर बार ओरिजिन से ही आए, स्मार्ट क्वेश्चन। नहीं बेवकूफ, स्मार्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये एक वेक्टर है। अब तुम बोलोगे कि इसका जरूरी नहीं कि ओरिजिन के पास से आए। अरे भाई, ये एक्सिस जो बना रहे हो, ये ग्राफ जो बना रहे हो, ये तो इमेजिनरी ग्राफ है। तुम चाहो तो इसको ओरिजिन पे लगा के ग्राफ बनाओ। समझे ना मेरी बात? तो हम लोग इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राफ को तो हम लोग इमेजिनरी अपना अपना सुविधा के लिए बना रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसे ओरिजिन से निकाल दिया और इसका वेक्टर का नाम दिया ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ले, ए ही ले लेते हैं। तो डिटेल लिख लो यहाँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है, ये चीज। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे इसे गिराता हूं मैं अगर, तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर तुम्हें एंगल दिया हुआ है, ये मान लो थीटा, ठीक है, एंगल दिया हुआ है, तो करते क्या है कि हमें क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट इतना बड़ा होगा और वाई कंपोनेंट इतना बड़ा होगा। हमें क्या इनके बारे में कुछ पता है? नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि x कंपोनेंट को मान लो x और y कंपोनेंट को मान लो y, ठीक है, मान तो सकते हैं ना। अब ट्रिगोनोमेट्री लगा देते हैं। पहले x को ढूंढते हैं, चलो x को ढूंढते हैं। x इज इक्वल टू व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े होगे 10 में। अब x क्या है? इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है x और a क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें h और b यानी हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में कोई रिलेशन है, क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? cos। तो cos थीटा, थीटा मतलब ये एंगल जो दिया हुआ है हमें, उसे थीटा मान के चला मैंने। मतलब हम लोग को एक एंगल दे दिया जाएगा कि वो ओरिजिन से किसी एक एक्सिस से हमें एंगल सटा के दे दिया जाता है। अब वो एक्स एक्सिस से भी दे सकता है और हो सके तो वाई एक्सिस से भी दे देगा। तो हम बताएंगे कि जिस एक्सिस से दिया हुआ है थीटा, उसमें कैसे कैसे होता है हम सब बताएंगे। पहले मान के चलो एक्स एक्सिस से सटा हुआ है थीटा। अब क्या करें, हमको पता चला कि cos थीटा जो है हमें बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल का रिलेशन दे देता है।
तो लिख देते हैं b/h, मानी b क्या है ये, तो इसका वैल्यू x है और h क्या है हाइपोटेन्यूज a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ना लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका a। अब तुम पूछ रहे होगे मैग्नीट्यूड क्यों लिखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, नहीं मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि एक वेक्टर की लंबाई जितनी होती है वही उसका मैग्नीट्यूड तय करता है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, इस लाइन की लेंथ, लाइन की लेंथ किसके बराबर होगी, इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर। सो x/a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो वीडियो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x/a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो हमारी पहली वैल्यू आ गई, क्या आई, a cos थीटा। ये हो गया a वेक्टर का x कंपोनेंट में दूरी, समझे। अब y कंपोनेंट क्या निकले, कैसे निकलेगा, y क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के सामने है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच के रिलेशन को क्या कहते थे, साइन, साइन कहते थे शायद। तो y साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि y है, y हाइपोटेन्यूज जो कि a है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा a साइन थीटा, आ गया। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या किया, ये प्रूव कर दिया तुम्हें, है ना। अब तुम है कहीं भी मिल जाए कि रिजॉल्व दिस वेक्टर, तुम सीधा लिख सकते हो। अब एक ट्रिक जान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बात था कि मैंने कहा कि थीटा जिस साइड से जुड़ा है, जान लो, थीटा इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। तो देन एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा cos इज इक्वल टू a cos थीटा, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये बात जान लो। और y कंपोनेंट a sin थीटा, यानी थीटा जिस भी एक्सिस से जुड़ा हुआ है उसमें cos थीटा लगा दो, और जिस भी एक्सिस से नहीं जुड़ा हुआ है यानी y एक्सिस से नहीं जुड़ा हुआ है तो y कोऑर्डिनेट पे sin थीटा लग जाएगा। ये है तुम्हारा ट्रिक, यानी थीटा जहां जिस एंगल तुमको वेक्टर और जिस एक्सिस के बीच में एंगल दिया उसको थीटा मानते हैं, थीटा जिस भी एक्सिस से जुड़ा हुआ है उस पे cos लगाना है, और जिस पे नहीं जुड़ा हुआ है उसके वाले साइड पे साइन लगा देना है। अब तुम बोलते कि चलो ठीक है मान लिए, लेकिन अगर y पे जुड़ा होता तो सेम बात होता क्या, अरे y पे जुड़ा होता तो हम लोग इसको ऐसे कर देते, तो हम लोग फिर से ट्रिग्नोमेट्री तुम लगा के देखो, हो जाएगा, ठीक है। सो ये हुई हमारी बात कि एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब रिजॉल्व करने के बाद उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखेंगे कैसे, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग लिख सकते हैं उसको a वेक्टर इज इक्वल टू उसका x कंपोनेंट, और उसका पिछली वीडियो में मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ाया था, तो x कंपोनेंट प्लस उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है उसे कहते हैं आई कैप, याद रखना। जो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना, और वो वाला यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताए उसे आई कैप कहते हैं। आई कैप को ऐसे लिखते हैं, और जो वेक्टर y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताए उसे j कैप कहते हैं, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये बात जान लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है। यहाँ पे क्या है x कोऑर्डिनेट, a cos थीटा आई कैप, उसका डायरेक्शन लिख दिए, प्लस a sin थीटा j कैप। हम लोगों ने किया क्या, x कोऑर्डिनेट प्लस आई कैप, x कोऑर्डिनेट आई कैप, y कोऑर्डिनेट j कैप, हम लोगों ने असल में ये किया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चंस में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने ये ट्रिक बता दी तुम्हें।
ये बहुत इजी ट्रिक थी। अब हमारा अगला टॉपिक है जो हमें वेक्टर्स को ऐड करने वाले टॉपिक में पढ़ना है, कभी कभी काम आ जाता है इसलिए। वो टॉपिक क्या है? ITF। ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, बस एक छोटी सी ट्रिक है और कुछ नहीं बताऊंगा मैं। मैथ्स का चीज है ये, फंक्शंस में पढ़ लोगे या फिर ITF अलग ही पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ फिजिक्स में बस जो काम की चीज है वो बताते हैं। तो ITF क्या है? देखो, अगर तुम्हें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है, मान लो tan थीटा, और तुम्हें और इसका वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें x, ठीक है? तो अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स x। बस मान लो कि x का वैल्यू है 1, ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर तुम ऐसे इक्वल टू देके 45 डिग्री दोगे। तो बोलो ये कैसे हेल्प किया मेरा? कुछ नहीं, मान लो तुम्हारा tan का वैल्यू आ गया तुम्हारा 72, है, तुम्हारा tan का वैल्यू आ गया 4/3, ठीक है? ये तो मुझे याद नहीं है कि कौन से एंगल में होता है। अच्छा, तो मैं आंसर कैसे लिखूं? थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तुम बस ऐसे कर दो और यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 लिख दो। ऐसे तुम बच सकते हो और आंसर भी आ जाएगा। अब cos को भी लिख सकते हो तुम ऐसे, cos थीटा इज इक्वल टू 2/2, ठीक है? ऐसे है, यानी 1, सीधा लिखते हैं 1/√2, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते। बस यही था ITF, इजी टॉपिक। मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया ताकि आगे क्वेश्चंस में तुम पूछने न लग जाओ, भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, इसलिए ITF पढ़ना जरूरी था। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं। नहीं, अभी एक टॉपिक और बचा है, एक सेकेंड इसी चलाते हैं, चलो। हाँ, गर्मी बढ़ रही थी, ओके। एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, उसके बाद हम लोग एडिशन पे आएंगे, कूद जाएंगे एडिशन पे। सीखो, अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर के साथ, दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका, अगर किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 √2 पाई, ऐसे कोई नंबर है, तो क्या आंसर आएगा? देखते हैं। 2 एक रियल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किए ए वेक्टर के साथ, तो उसको बस ऐसे लिख देना है 2a वेक्टर, ठीक है? पाई एक रियल नंबर है इनटू ए वेक्टर, पाई ए वेक्टर। लैम्डा एक रियल नंबर है, लैम्डा मान के चलो कोई रियल नंबर है, ठीक है? सो इसको कैसे लिखोगे? लैम्डा ए वेक्टर, यानी कि अगर किसी रियल नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बस वो ऐसे लिखा जाएगा। ये बस छोटा सा टॉपिक था, और अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D। हाँ चलो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए, इसका भी मेथड होता है बहुत सारा, और हम लोग आज सारे मेथड्स को पढ़ लेंगे, इवन सब्सट्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं आज तो। सो हमारा टॉपिक है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, एक एक करके समझेंगे। 3 मेथड्स होते हैं, टोटल कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, 1 2 3। पहला है ट्रायंगल लॉ, ठीक है? इसका काम क्या है? ये 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकता है, ऐड 2 वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स को ऐड करता है, ज्यादा नहीं। ये दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ये
ये भी 2 वेक्टर्स को ही ऐड करेगा। और तीसरा है पॉलीगन लॉ। ये क्या करेगा, ये 2 से ज्यादा, मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन, ये 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करता है। 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने के, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग एक एक करके, बस खत्म हो जाएगा चैप्टर। सो 3 लॉ है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको, इस टेबल को, और आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ के साथ। पहला, ट्रायंगल लॉ क्या चीज है, देखो हमें करना क्या है, 2 वेक्टर्स को ऐड। सबसे पहले एक वेक्टर बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ए वेक्टर। हमें इसे ऐड करना है दूसरे वेक्टर से, वेक्टर शिफ्टिंग ले लेते हैं हेल्प, और एक वेक्टर बनाते हैं बी वेक्टर। अब देखो ट्रायंगल लॉ कहता क्या है, वो बोलता है कि अगर कोई 2 वेक्टर्स है जो कि सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, सेम ऑर्डर मतलब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये इधर नहीं आ रहा है, दोनों एक ही टाइप से चलते जा रहे हैं, है ना, ये इधर इस साइड जा रहा है, ये 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 रिवर्स ऑर्डर हो गया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सेम। अगर ऐसे कोई 2 वेक्टर्स है तो उनका जो रिजल्टेड वेक्टर होगा वो होगा इन दोनों के द्वारा बनाया हुआ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का 2 साइड बना रहे हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर, एक सेकेंड, ट्रायंगल का 3rd साइड बनाएगा, ट्रायंगल का 3rd साइड बनाएगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स। अब बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई, रिवर्स कैसे हो गया, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग ऐसे गए, ये एक ऑर्डर हुआ, हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़े, अब ऐसे चले गए तो ये भी सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर हुआ ना, मतलब ऐसे जा रहे थे, ऐसे हो गए। अगर हम हाथ उठा देते अपना, ऐसे किया फिर ऐसे आ गए, तो ये रिवर्स ऑर्डर हुआ, है ना। हमने क्या किया, ऐसे गए सेम ऑर्डर, लेकिन 3rd वाला भी देखो इसी टाइप एरो निशाना कर रहा है, यानी हमें हाथ अपना यहाँ नहीं लाके ऐसे करते ना करके हाथ उठाना पड़ेगा और ऐसे लाना होगा, तो ये सेम ऑर्डर की जगह ये वाला साइड रिवर्स ऑर्डर से बना। अगर सेम ऑर्डर में बनता तो क्या होता, ये इस साइड गया इस डायरेक्शन में, मैंने हाथ ऐसे किया, एक ही हाथ में मैंने दूसरा साइड भी बना दिया और तीसरा साइड भी बना दिया, तीनों ऐसे, लेकिन ये सेम ऑर्डर वाला हुआ। लेकिन ये वेक्टर्स को ऐड करते समय 3rd साइड रिवर्स ऑर्डर में बनता है, तो ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। और एक चीज, अगर कभी थीटा दिया हो तो थीटा मतलब मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, और ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल को बीटा मान लो, बीटा, और इसको तुमको जो मानना है, गामा मानो, डेल्टा मानो, जो मानना है, ठीक है। अब देखो जादू, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट है, if two vectors are represented by two sides of triangles, ठीक है, and are in same order, then the resultant vector will be in the reverse order,
in the reverse order and it will be third side of the triangle. ये बोलता है ट्रायंगल लॉ कि अगर कोई दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, तो तीसरा साइड उनके दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी इस साइड। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग ट्रायंगल लॉ का जरूरत तो समझ गए। अब देखो इससे हम लोग कैसे कैसे जादू कर सकते हैं। इसी से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे। पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं और फिर निकालते, उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, लिखाएंगे क्योंकि प्रूफ तो बोर्ड में पूछता है, लेकिन आईआईटी के एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा, फॉर्मूला का यूज करना है बस। तो बस फॉर्मूला लिखने से मतलब रखना है। तो देखो फॉर्मूला आर वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर्स का सम, दो वेक्टर्स का सम को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, बोलेंगे कि नहीं? हमको चाहिए आर वेक्टर का मॉड। इसका फॉर्मूला लिखो अंडर रूट ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ए वेक्टर का मॉड कितना होगा? ए। बी वेक्टर का मॉड कितना होगा? बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या हो गया? तुम्हारा फॉर्मूला आ गया आर वेक्टर का मॉड का। देखो सिंपल प्रूफ है इसका, बहुत इजी है। एक वेक्टर लिए हम लोग, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों का सम रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में। इसको नाम दे देते हैं आर वेक्टर। अब हम इसको निकाले कैसे? निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इधर, और यहाँ मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन पे है। अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, तो अब जादू देखना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है तुम्हें थीटा डिग्री। थीटा इस साइड होगा। अब पूछोगे थीटा इस साइड कैसे होगा, पूछोगे ना क्वेश्चन। आगे मैं बताता हूं कि थीटा इस साइड आया कैसे। इसको कहते हैं हेड टेल मेथड, जिसमें एंगल इस साइड पर लिया जाता है, हेड टेल मेथड। मैं सारे मेथड्स बता दूंगा कि वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर तुम्हें दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो तुम हेड टेल मेथड क्या होता है, हेड हेड मेथड क्या होता है, टेल टेल मेथड क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा आगे। लेकिन इतना जान लो कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, तो इसका नाम थीटा है। ये थीटा अगर यहाँ पे मान लो एक्सिस बना हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, तो थीटा किससे जुड़ा हुआ है? एक्स एक्सिस से। अगर थीटा एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है तो इसको रिजोल्यूशन करें। अब एक्स पे क्या होगा? बी कॉस थीटा, यहाँ पे बी साइन थीटा, साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए? आर वेक्टर चाहिए, आर वेक्टर लेना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा आर वेक्टर हाथ में। हमें आर वेक्टर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये वाला, ये पूरा भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग आएगा। तो अगर ये वाला साइड कितना होगा? मान लो इसको P, इसको P, इसको Q, इसको R नाम देंगे। ठीक है, ये Q अलग है, इसको स्मॉल q लिखते हैं। ठीक है, सो अगर PQR ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल है। PQ का लेंथ कितना होगा? PQ का लेंथ
ए वेक्टर का मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। ये कोई वेक्टर नहीं है, बस उसका एक कंपोनेंट है। मतलब कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस में जितना दूरी तय किया ये वो बता रहा है, बी कॉस थीटा। मान लो कॉस 90 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं कॉस 0 दिया है, डिग्री थीटा 0 दिया है, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो बी का वैल्यू 5 है, तो यानी 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे गया, ये इसका मतलब है। कितना यूनिट एक्स एक्सिस की ओर बढ़ा। सो ये आ गया पी क्यू का लेंथ, और आर क्यू का लेंथ हम लोग के पास दिया हुआ है बी साइन थीटा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसका स्क्वायर पी आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये आर वेक्टर का जो मॉड है उसका स्क्वायर करोगे अगर तुम, सो वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर होगा। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू, मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इसका वैल्यू, अब प्लस 2a भी होता है ना, तो प्लस 2a बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कुछ कॉमन है प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर, सो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है इसका आंसर 1, सो ये हट गया। अब यहां लिखते हैं बाकी इज इक्वल टू, बचा क्या सिर्फ बी स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा 1 बी स्क्वायर होगा, सो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा। ये किसके बराबर है, आर आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। बस ऐसे ही प्रूव होता है, ये फॉर्मूला आ गया कि आर वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल, ये है सिंपल। अब चलो दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं, फिर से वही है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, वेक्टर ट्रायंगल का तीसरा साइड रिवर्स ऑर्डर में आर वेक्टर होगा जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अब हमें पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना होगा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो अगर इसको अल्फा मान ले, अल्फा मानो बीटा मानो जो मानना है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये tan अल्फा का फॉर्मूला है। अब तुम इसमें tan पुट किए तो tan के हिसाब से ये फॉर्मूला है, cos के हिसाब से कुछ और होगा और कुछ sin के हिसाब से कुछ और होगा। ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से बदलता रहेगा, ठीक है। वो मैं प्रूव करने वाला हूँ कैसे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा लिख सकते हैं। बस यही लिखना था, हो गया, इट्स ओवर। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होगा। वापस से हम लोग इसको परपेंडिकुलर गिराते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ये हो गया थीटा, बताएंगे कैसे थीटा हुआ, इसी वीडियो में बताएंगे। ये कितना हुआ बी कॉस थीटा बी साइन थीटा हुआ था ना। अब तुमको चाहिए क्या,
अल्फा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमको अल्फा चाहिए, ठीक है। अगर हमको आर वेक्टर का वैल्यू नहीं पता है तो हम हाइपोटेन्यूज यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वैसे में हम सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस यूज कर पाएंगे, तो हम लोग या तो सिर्फ tan यूज कर सकते हैं या तो cot यूज कर सकते हैं। अब हमको tan यूज करने का मन तो हम tan यूज कर रहे हैं, tan के हिसाब से फॉर्मूला बना दिए। अगर आर वेक्टर का वैल्यू तुमको तुम्हारे पास होता, निकला हुआ होता, क्वेश्चन में कभी दिया हो रहा है कि आर वेक्टर इतना है, तुम सीधा एंगल होता हमको, तो भाई रिजल्टेंट दिया हुआ है तो तुम कॉस भी लगा सकते हो, साइन भी लगा सकते हो, सेक भी लगा सकते हो, कोसेक भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको इसका वैल्यू दिया ही नहीं है। मान के चलो मेरे पास सिर्फ बेस का वैल्यू है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि इसी के हिसाब से निकाल लेंगे tan थीटा के हिसाब से, tan अल्फा के हिसाब से। tan अल्फा परपेंडिकुलर b sin थीटा बाय बेस a प्लस b cos थीटा। आ गया फॉर्मूला, बस सिंपल सा प्रूव है, ट्रिगोनोमेट्री है, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। देख रहे हो कितना इजीली प्रूव हो रहा है, ये सब सिंपल है सर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केस, स्पेशल केस। पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री रहा तो क्या वैल्यू आएगा? सिंपल है, चलो देख लेते हैं। वैल्यू आर, किसका वैल्यू आएगा? आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? ए प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग अब कितना ट्रायंगल लॉ लगाए, कितना फिगर बनाए। हम लोग तो आईटी का एग्जाम देना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाई थीटा का वैल्यू अगर दिया रहे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, तुरंत निकाल लेंगे आर वेक्टर का वैल्यू। तो वही करना ही है। अब अगर आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है और थीटा का वैल्यू 0 है, तो फॉर्मूला में पुट करो, वीडियो पॉज करो, फॉर्मूला में पुट करो और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा ए और बी के टर्म्स में। आ गए? चलो देखते हैं, आंसर अपना चेक करो। देखो, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू 2ab कितना होगा? 2ab, तो प्लस 2ab हुआ। और 2ab को तुम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। सो अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, सो इसका वैल्यू सीधा आ गया, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया एक। उसी की तरह दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। अगर थीटा 180 डिग्री रहा तो क्या होगा? 180 डिग्री पे cos थीटा का वैल्यू -1 आता है। cos 180 इज इक्वल टू -1। अब सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1 कितना होगा? -2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर कट गया, a माइनस बी बचा इस बार। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस। अब देखो जादू, मैं तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताता हूं। यानी कि कोई भी दो वेक्टर हो, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर,
उन दोनों का सम आर वेक्टर है अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो आर वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू और है होगी जो वो होगी तुम्हारा ए प्लस बी जो कि 0 डिग्री पे मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू उनकी 180 डिग्री पे मिलेगी जो एकदम अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के तब, और वो होगी ए माइनस बी। ठीक है, सो आर की वैल्यू जो है वो इस तरीके से मिनिमम टू मैक्सिमम आर की वैल्यू ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में बिलोंग करती है। इससे एचसी वर्मा में क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया। अब तीसरा केस, अगर थीटा 90 डिग्री रहा तो क्या करेंगे? इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री रहा तो cos 90 की वैल्यू 0, सो आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab इंटू 0, 0 तो 0 हो गया तो हट गया, तो बच गया इसका यही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री पे। बस ये 3 स्पेशल केसेस थे। अब हम लोग आगे, बस इस वीडियो का आखिरी पार्ट है और फिर बाकी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि पैरेललोग्राम के लॉ क्या है और पॉलीगन लॉ क्या है, जो छोटे छोटे है क्योंकि इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, और थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। 5 मिनट या 7 मिनट का है वो लेक्चर, पूरा लेक्चर 7 मिनट का नहीं है, वो सब्सट्रैक्शन 7 मिनट का है और पॉलीगन लॉ ऐसे ही छोटा छोटा चीज टॉपिक रहेगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सारा चीज इस वीडियो में कवर किए। अब देखो मैं कुछ मेथड्स बता रहा हूँ, बस ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद वीडियो ओवर। मेथड्स बता रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बता रहे हैं। बस इसके 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, 3 मेथड्स। एक हेड हेड मेथड, पहला मेथड होता है हेड हेड। ये क्या है? यानी दो वेक्टर्स के हेड जुड़े हुए हैं, हेड मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर दो वेक्टर्स के हेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एंगल, उनके बीच का एंगल कुछ ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये उनके बीच का एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी की तरह दूसरा होता है टेल टेल मेथड। टेल टेल मेथड क्या बोलता है? टीटी लिख देते हैं। अगर दो वेक्टर के पूंछ जुड़े हुए हैं, पूंछ टेल, तो उनके बीच का एंगल ये वाला पार्ट होगा, वही वाला पार्ट, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन एक तीसरा मेथड आता है हेड टेल मेथड। ये बोलता है कि एक वेक्टर का सर और दूसरे वेक्टर का अगर पांव जुड़ा हुआ है तो भाई एंगल उनके बीच का ये नहीं होगा, आपको एक वेक्टर को प्रोड्यूस करना होगा और अब इनके बीच का एंगल ये होगा, 180 माइनस थीटा होगा, तो ये हो गया इनके बीच का एंगल। तो टेल, ये मेथड प्रैक्टिस कर लीजिए आप, इस मेथड से सोचिए, बार बार कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा तो ये सब मेथड काम आएगा। ये बेसिक बुक्स में नहीं मिलता है, ये सब मेथड तुमको बहुत कहीं कहीं पे पढ़ाएगा, पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ पढ़ाया जाएगा, बट मेरे सर ने पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है। ये मेथड क्या बता रहा है कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स, जब क्वेश्चंस नहीं बनने लग जाते हैं ना, उसमें तुम देखना ज्यादातर यही पे मिस्टेक होगा कि एंगल ही मैंने गलत निकाला था। अब देख लो, क्वेश्चंस पूछते एक, अगर तुम्हें नहीं पढ़ाते तो बोलते कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तुम मेरी बात मानते? नहीं। लेकिन देखो, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसे ही तुम, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये है? नहीं, तुम्हें इसे प्रोड्यूस करना होगा, इसके हेड को, ये होगा इसका एंगल, समझे? बस आज के लिए इतना ही था, बाकी बहुत जल्द, एक हफ्ते से भी अंदर में अगली वीडियो आने वाली है जो कि है पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ, दोनों के बारे में बताएंगे, सब्सट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और फिर वो वीडियो भी खत्म होगी। उसके बाद उसकी अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वेक्टर एडिशन, जो एक वेक्टर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ओवर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। क्या तुम्हें पता चला
क्यों 2+2 4 नहीं हो सकता है वेक्टर की केस में? क्योंकि भाई मान लो कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 ही है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कुछ अजीब सा है, 30 डिग्री 30 डिग्री है, ठीक है, टेल जुड़ा हुआ है इससे, मैंने डायरेक्ट बताया बीच में। अगर ये ऐसे होता, इसका हेड यहाँ पे होता तो मुझे इसे प्रोड्यूस करना पड़ता, तब एंगल निकलता। लेकिन अभी अगर ये ऐसा है तो इन दोनों का सम क्या 2 होगा? नहीं ना, बस इसलिए। कहीं भी डाउट आए तो एक बार वीडियो तुम दोबारा देख लेना, छोटी सी तो वीडियो है, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी सरप्राइज मैं बता दूं क्या, जो इस वीडियो को देखने से उन्हीं को पता चलेगा। सरप्राइज ये है कि भाई वेक्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, वेक्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, जो कि आई थिंक 5 से 6 वीडियो में हो जाएगा, मैं तुरंत एक 1 शॉट वीडियो डाल दूंगा इसका, और उसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा एक्सेप्ट क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।